हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ प्रोसेस की फिफ्थ क्लास को लेकर आपके सामने आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है ब्रीथिंग का। व्हाट इज़ ब्रीथिंग। जिस तरह हमें कुछ डाउट थे रेस्पिरेशन से रिलेटेड, वैसे ही जो ब्रीथिंग में भी कुछ हमारे मिसकंसेप्ट हैं जो कि अब जाके क्लियर होंगे। नॉर्मली आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ब्रीथिंग, मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही होगा, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस इन विच वी इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है या गलत है। क्यों, किस तरह से, आप अपने आप समझ जाएंगे। क्या हमारे नाक इतने सेंसिटिव हैं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर लें और CO2 को वहीं छोड़ दें? हम सारी एयर को अंदर लेते हैं, चाहे वो एयर कैसी है, ठीक है, चाहे वो पोल्यूटेड है, अनपोल्यूटेड है, खुशबूदार है, बदबूदार है, सारी एयर हमारे नाक के जरिए अंदर जाती है। ठीक है, तो ब्रीथिंग जो है वो क्या है? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ध्यान रखना, हम जो एयर अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, 21% है, और जो एयर बाहर छोड़ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन लेस हो जाती है, CO2 की परसेंटेज बढ़ जाती है। वो ब्रीथिंग की प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिलीज ऑफ CO2 रिच एयर। ये ब्रीथिंग की प्रोसेस है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमने एयर को अंदर लिया और एयर को ही बाहर निकाला, लेकिन जो एयर अंदर ली है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो एयर बाहर निकाली है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो गई, CO2 की परसेंटेज बढ़ गई। क्योंकि हमें मालूम है कि रेस्पिरेशन में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 रिलीज। तो ऑक्सीजन को हमारी सेल्स ने यूज कर लिया और CO2 फॉर्म हुई है। यही प्रोसेस ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग के लिए हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनको हम लंग्स कहते हैं। ठीक है, लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं। चेस्ट कैविटी का बायोलॉजिकल नेम है थोरेसिक कैविटी। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में कई सारी कैविटी हैं। कैविटी का मतलब खाली जगह, जैसे ब्रेन जो है जिस कैविटी में है उस कैविटी का नाम क्रेनियम कैविटी। ये वाली चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी है जिसमें हमारे लंग्स पाए जाते हैं, और पेट वाला हिस्सा जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, जो चेस्ट वाली कैविटी है उसका नाम थोरेसिक कैविटी और उसके नीचे वाली कैविटी का नाम एब्डोमिनल कैविटी। उन दोनों कैविटी को सेपरेट करने वाले स्ट्रक्चर को हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम जो है वो चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी दोनों को सेपरेट करता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग होती है। सबसे पहले आप ये देखें कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन कौन से हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं जिसके जरिए एयर जाती है। सबसे पहले हम सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए हमारी बॉडी में दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ये दो नोस्ट्रिल है जिससे हम एयर को अंदर लेके जाते हैं। दो का फायदा क्या है? ज़्यादातर बच्चे ये कहेंगे कि दो का फायदा ये है कि अगर एक किसी वजह से रुक जाए, ठीक है, तो दूसरे से एयर जा सकती है। रुकने का कारण आपको पता ही है, म्यूकस जमा हो जाता है, गाढ़ा चिपचिपा सा सब्सटेंस, जिससे खास तौर पे जब हमें फ्लू होता है, जुकाम होता है और कई बार एक नाक बंद हो जाता है। इसी तो ये फायदे हैं दो नोस्ट्रिल होने के। लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो ये है, दो नोस्ट्रिल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पूरी सिमेट्री में है, आधी बॉडी इस तरफ, आधी बॉडी इस तरफ, इसीलिए दो नोस्ट्रिल होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो दो नोस्ट्रिल होते हैं, सबसे पहले एयर नोस्ट्रिल में जाएगी, अंदर जाके ये दोनों मिल जाते हैं और उस जगह को हम नेसल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे दोनों नोस्ट्रिल अंदर जाके मिल जाएंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हम नाक से भी सांस ले सकते हैं और माउथ से भी सांस ले सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं। एक जगह ऐसी है जहाँ पे दोनों जाके आपस में मिलती हैं, नोज से आने वाली पाइप और माउथ से आने वाली पाइप, उस जगह को हम फेरिंग्स कहते हैं। क्या नाम बताया मैंने? फेरिंग्स। उसके नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम लैरिंग्स कहेंगे। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये जो हमारे गले में मोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो लैरिंग्स है। इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि एयर के अंदर जाने से हिलती हैं और आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, इसको हम लैरिंग्स कहेंगे। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया या विंड पाइप आती है जिसकी लंबाई 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक होती है। एक बात ध्यान रखना सभी, ट्रैकिया या विंड पाइप जो है इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड कार्टिलेज रिंग्स।
ट्रैकिया कार्टिलेज रिंग्स की बनी होती हैं। कार्टिलेज के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था। कार्टिलेज जो है सॉफ्ट बोन्स होती हैं। हमारे जो एक्सटर्नल ईयर हैं, नोज टिप हैं, ये कार्टिलेज के बने हैं। कार्टिलेज जो है वो दूसरी मेम्ब्रेन की कंपैरिजन में थोड़ी सी हार्ड होती है। ट्रैकिया इज जो है वो बनी हुई है कार्टिलेज रिंग्स की, सो दैट इट मे नॉट गेट कोलैप्स्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये बात याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बाय विच सब्सटेंस ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ। आंसर में हम क्या लिखेंगे, ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ हार्ड कार्टिलेज रिंग्स। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, व्हाई द ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ हार्ड कार्टिलेज रिंग्स। आंसर में हम क्या लिखेंगे, सो दैट इट मे नॉट गेट कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का मतलब पिचकना, ठीक है। सो दैट इट मे नॉट गेट कोलैप्स्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसलिए इसको हार्ड कार्टिलेज रिंग्स का बनाया जाता है। अगर ये सॉफ्ट चीज की बनी हुई होती तो सांस लेते समय और छोड़ते समय ये पिचक जाती, ठीक है। और जो है जब ये पिचक जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, तो एयर ना अंदर जाएगी ना बाहर निकलेगी, इसलिए इसको हार्ड कार्टिलेज रिंग्स का बनाया गया है। ट्रैकिया के बाद दो ब्रोंकाई आती हैं जो दोनों लंग्स में जाती हैं। जो हमारे लंग्स हैं वो दो होते हैं। लंग्स के बारे में एक बात ध्यान रखना, बहुत बड़े स्ट्रक्चर हैं ये और पूरी की पूरी चेस्ट कैविटी में फैले हुए हैं और इनकी जो है एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए रिब्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। टोटल 12 हड्डियां हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं। कॉलर बोन से लेके, ये कॉलर बोन होती है हमारी कॉलर के जो पास वाली, यहाँ से लेके, और आपने शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, वो सारी की सारी इसमें आती है। टोटल 12 और 12 24 हड्डियां होती हैं जो कि इस पूरे के पूरे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं और ये पूरा का पूरा रिब केज बनाती हैं। केज मतलब पिंजरा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का जो पूरे के पूरे लंग्स को कवर करता है। लंग्स ध्यान रखना सिर्फ आगे ही नहीं होते, पीछे भी होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं और म्यूकस जमा हो रखा है, बलगम जमा हो रखी है, तो डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाकर आगे लगाते हैं और हमसे कहते हैं लंबी सांस लो। इस तरह से पीछे भी लगाते हैं और कहते हैं लंबी सांस लो। वो हमारे लंग्स को चेक करते हैं कि क्या लंग्स में म्यूकस तो नहीं है, ठीक है। अगर लंग्स में म्यूकस है मतलब इन्फेक्शन है, तो ये काफ़ी चिंता की बात हो जाती है। तो लंग्स जो है वो आगे से लेके पीछे तक फैले हुए हैं और इनकी प्रोटेक्शन के लिए रिब केज है, एक तरह की हड्डियां हैं जो कि सभी इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये सारा लंग्स के बारे में था। डार्क पिंक कलर के होते हैं जो हमारे लंग्स हैं, दिल्ली के लोगों के नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। ये कहा जाता है कि एक पर्सन एक दिन के अंदर लगभग 20 सिगरेट वाला धुआं जो है अपने लंग्स के जरिए अंदर ले जाता है। तो हमारे लंग्स जो है वो कुछ कुछ ब्लैकिश हो गए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूटेंट जमा हो रखे हैं, वरना इनका कलर डार्क पिंक होता है, ठीक है। तो ये सारा लंग्स के बारे में था। लंग्स जो है उसके अंदर दो पाइप आती है जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स से लास्ट वाला जो पार्ट है वो है एल्वियोली। तो ये सारा का सारा रास्ता है जिस रास्ते से एयर जाती है। फ्लो चार्ट में सारी की सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैं इन सभी चीज़ों को डायग्राम में बताऊंगा आपके सामने कि कौन कौन से जो है ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिससे एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ये फ्लो चार्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि एयर किस तरह से हमारी बॉडी में मूव करती है। सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ध्यान रखना एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड होते हैं। 2 चीजें होती हैं इनमें, हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड। क्यों होते हैं, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स, ताकि जर्म्स को और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर ले, ठीक है। और एयर एक तरह से फिल्टर हो जाए, छन जाए बिल्कुल, क्योंकि जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, उसमें जर्म्स भी हैं। अगर हम नाक के जरिए सांस लेंगे तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर प्रेजेंट हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स उस डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को ट्रैप कर लेंगे ताकि हमारे लंग्स तक जो एयर जाए वो पूरी तरह से डस्ट फ्री एंड जर्म फ्री हो। उसके बाद एयर जाएगी नेसल कैविटी में। दोनों एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कंबाइन होते हैं और उस जगह को हम नेसल कैविटी कहते हैं। उसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स वो जगह है जहाँ पे नोज से आने वाली पाइप एंड माउथ से आने वाली पाइप दोनों आपस में आके मिलती हैं, उस जगह को हम फेरिंग्स कहेंगे। उसके बाद एयर जाएगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं।
इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं, एयर के अंदर जाने से बाहर निकलने से ये वाइब्रेट होती हैं एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया का एक और नाम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। और ये जो है इट इज मेड अप ऑफ हार्ड कार्टिलेज रिंग्स, कार्टिलेज रिंग्स की बनी होती है ट्रैकिया। लंबाई मैंने आपको बताई इसकी 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। उसके बाद लंग्स आ जाते हैं। लंग्स में 3 चीजें होती हैं, दोनों लंग्स में एक एक डक्ट जाती है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, इसका सिंगुलर है ब्रोंकस, 2 होती हैं इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। सिंगुलर को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस, ब्रोंकस कहेंगे, और 2 हैं तो उसको क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। उसके बाद इसकी ब्रांचेस को हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, एल्वियोली। ये तीनों की तीनों चीजें लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ध्यान रखना, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। तो ये फ्लो चार्ट है जिससे हमें क्लियर हो गया कि एयर कहाँ से कहाँ जाती है। ये पूरा रास्ता आपको आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी जो एक तरह से एयर है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट में एल्वियोली। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि ये पार्ट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो आप डायग्राम में देखेंगे ये नोज है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल यहाँ पर होते हैं, ये डक्ट गई, ये नेसल पैसेज है इस तरह से। ठीक है, नेसल पैसेज मतलब जो नाक से अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये हमारी बक्कल कैविटी है जो माउथ वाला हिस्सा है। मैंने ये बताया था आपको कि हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। अगर हम मुंह से सांस लेंगे तब भी एयर जो है वो इस तरह से यहाँ से होती हुई और हमारे लंग्स तक पहुँच सकती है। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा ये कहा जाता है कि हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि नोज के अंदर तो हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को ट्रैप कर लेंगे, माउथ में प्रेजेंट नहीं है। तो एक तरह से अनफिल्टर्ड एयर हमारे लंग्स तक पहुंचेगी जब भी हम मुंह से सांस लेंगे। इसलिए हमें कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। सांस कहाँ से लेंगे? नोज से लेंगे। तो ये नोज से आने वाली डक्ट है, ये माउथ से आने वाले डक्ट, दोनों आपस में कहाँ पर मिलते हैं? फेरिंग्स में। एयर नीचे आई, ये लैरिंग्स वाला पार्ट है, सोलन पार्ट होता है, इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। ये ट्रैकिया है, आप देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग्स, और इन रिंग्स की शेप कैसी है? सी शेप की है, ऐसे इस तरह की रिंग्स है, इस तरह की रिंग्स है। तो ये हमारी ट्रैकिया है, विंड पाइप 10 से लेके 12 सेंटीमीटर लंबी। इट इज मेड अप ऑफ हार्ड कार्टिलेज रिंग्स। क्यों? रीजन बताया था मैंने, सो दैट इट मे नॉट गेट कोलैप्स ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। उसके बाद ये जो है 2 ब्रोंकाई हैं जो दोनों लंग्स में गई हुई हैं। ये हमारे लंग्स हैं, 2 लंग्स होते हैं ये। ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट इन विच कैविटी? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको ये वर्ड ना याद हो तो आप सिर्फ याद कर सकते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी में। ठीक है, ये 2 लंग्स हैं। लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए रिब्स होती हैं। रिब्स इस तरह से बना सकते हैं हम। टोटल कितनी रिब्स होती हैं? 12 रिब्स इस तरफ, 12 रिब्स इस तरफ, टोटल 24 हड्डियां होती हैं जो कि इन लंग्स को आगे से पीछे से हर जगह से कवर करके रखती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। लंग्स के नीचे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर डायफ्राम है। इसके नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी होंगी जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह होंगे। तो डायफ्राम वो स्ट्रक्चर है जो लंग्स को यानी चेस्ट कैविटी को एंड एब्डोमिनल कैविटी को, दोनों को सेपरेट करता है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, नेम द स्ट्रक्चर विच सेपरेट एब्डोमिनल कैविटी एंड चेस्ट कैविटी। आंसर में आप क्या लिखेंगे? डायफ्राम। डायफ्राम स्किन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और ये ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में ये ऊपर और नीचे मूव करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये 2 मैंने बताया था ब्रोंकाई है। इनकी जो ब्रांचेस हैं, 2 ब्रोंकाई की ब्रांचेस, उनको हम कहेंगे एल्वियोली, क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। और उनकी ब्रांचेस को क्या कहेंगे? एल्वियोली। जो लास्ट वाला पार्ट है, छोटा सा पार्ट ही आपको दिख रहा है, ये एल्वियोली है। ठीक है, एल्वियोली इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम एल्वियोली कहते हैं। और अगर हम इसी एल्वियोली को एनलार्ज करके देखें
तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई देगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बैलून से बने हुए हैं। ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है। क्या काम है इस एल्वियोली का वो भी समझ लें। जैसे ही एयर अंदर आएगी, हमने एयर अंदर ली इस तरह से, एयर लास्ट में कहाँ पहुंचेगी, एल्वियोली के अंदर। जैसे ही एयर एल्वियोली के अंदर आएगी, ये एल्वियोली सारी की सारी स्वेल अप हो जाएंगी, ठीक है, फूल जाएंगी और इनमें क्या भर जाएगी, एयर, ठीक है। जो यहाँ पे रेड कलर से मैंने दिखा रखा है ये इसका इनिशियल स्ट्रक्चर है। जैसे ही एयर अंदर आएगी ये फूल जाएंगी इस तरह से, इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा इस तरह से। जो ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ वो इसका वो साइज है जो कि एयर के फिल होने के बाद हो जाएगा। सो एल्वियोली विल गेट स्वेल अप व्हेन एयर इज फिल्ड इन देम। इस तरह से हमारे लंग्स जो है जैसे एयर अंदर आती हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है। लंग्स के फूलने का मतलब है एल्वियोली जो है वो एयर से फिल अप हो रही है, इसलिए हमारे लंग्स भी क्या हो जाएंगे, फिल अप हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिससे आपको पता चल गया कि कौन से बॉडी ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट हैं और उनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले नेसल पैसेज, उससे पहले क्या यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एयर जाएगी, ठीक है। इस वाले पार्ट का नाम फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया के बाद दो ब्रोंकाई हैं, सिंगुलर इसका ब्रोंकस होता है। उसके बाद ये लंग्स वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद उसकी ब्रांचेस को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल की ब्रांचेस को एल्वियोली। लंग्स के अंदर जो है कई लाख एल्वियोली प्रेजेंट होती है। और डायफ्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये वो स्ट्रक्चर है जो चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी दोनों को सेपरेट करता है। तो ये हमारी बॉडी का एक तरह का रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग पैसेज है जिससे हमें पता चल गया कि एयर कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, ठीक है। मेरे ख्याल से डायग्राम में अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पाथ था, ब्रीथिंग पाथ, जिससे एयर मूव करेगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस, किस तरह से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है और 3 नंबर का पूछा जाता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में 2 स्टेप होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। Inhalation is the process of intake of oxygen rich air and exhalation is the process of release of the air which is not rich in oxygen, या हम कह सकते हैं CO2 rich air, उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहेंगे। हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह से इनहेलेशन होती है, एयर अंदर कैसे जाती है। इस बात को नॉर्मली हम कभी नोटिस नहीं करते, हम तो सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, ठीक है। हमें ये पता ही नहीं होता किस तरह से सांस अंदर जा रहा है, इस बारे में कभी नोटिस ही नहीं करते, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कैसे बाहर निकलती है, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले जो हमारी चेस्ट है या जो लंग्स हैं उससे जुड़ी हुई 2 टाइप की मसल्स होती हैं। अगर आप इसको याद रखो सिंपल वर्ड्स में, तो उसको हम सिर्फ चेस्ट मसल्स कह सकते हैं, या उनके 2 नाम स्पेसिफाई हैं, एक है फ्रेनिक मसल्स एंड दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो बच्चे एक्स्ट्रा याद रखना चाहते हैं वही याद करें दोनों नाम, फ्रेनिक मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वरना आप सिर्फ चेस्ट मसल्स लिख दोगे वो भी सही है। तो ब्रीथिंग की प्रोसेस में जो इनहेलेशन वाली प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप यही होता है कि जो दोनों टाइप की मसल्स हैं, चेस्ट मसल्स जिनको हम कहते हैं फ्रेनिक मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने से डायाफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा। इस पूरे के पूरे इवेंट को आप कहानी के फॉर्म में, सीक्वेंस के फॉर्म में याद रखेंगे कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप हो रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, जो चेस्ट मसल्स हैं दे गेट कॉन्ट्रैक्ट, और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, जो डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा। डायाफ्राम के फ्लैट होने से जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसका साइज बढ़ जाएगा। चेस्ट कैविटी का एक और नाम थोरेसिक कैविटी, उसका साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम है, बाहर एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज़्यादा है,
एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है और वो जो है हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से पूरे रास्ते से होते हुए कहाँ तक आएगी, लंग्स तक आएगी। तो ये पूरी की पूरी इनहेलेशन की प्रोसेस थी। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, जब डायग्राम देखेंगे तब ये चीज़ें उनको और क्लियर होंगी। तो अब हम डायग्राम पे फोकस करेंगे कि किस तरह से इनहेलेशन की प्रोसेस होती है। ये देखिए, ये हमारे लंग्स का डायग्राम है और जो डायफ्राम है वो नॉर्मली इस तरह से कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड शेप के होते हैं, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इनहेलेशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहले लंग्स से जुड़ी हुई दो टाइप की मसल्स, कौन सी मसल्स, फ्रेनिक मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो पूरा का पूरा रिब केज है वो बाहर की साइड आएगा और नीचे की साइड आएगा। नीचे की साइड आने से ये पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है वो इस डायाफ्राम को नीचे की साइड पुश करेगा और हमें पता है डायाफ्राम इज मेड अप ऑफ स्किन। अब ये कर्व्ड ना रहकर कैसे हो जाएंगे, फ्लैट, इस तरह से। अब डायाफ्राम इस शेप का हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। आप देख रहे हो चेस्ट कैविटी का साइज जो पहले जो है यहाँ तक था अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी गेट इंक्रीज। साफ देख रहे हो ये, अब इसका वॉल्यूम, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम या साइज बढ़ने से लंग्स का साइज भी बढ़ जाएगा। ये लंग्स की ओरिजिनल पोजीशन थी। इनहेलेशन में जब डायाफ्राम जो है वो फ्लैट हुआ है तो हमारे जो लंग्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब लंग्स इस तरह से हो जाएगी। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लंग्स के अंदर अब जो है ज़्यादा एयर आ सकती है, तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसके अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है। इसको हम समझ सकते हैं। मान लो ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें एयर भरी हुई है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये सारी इसमें एयर भरी हुई है। अगर हम बॉक्स बड़ा कर दें इस तरह से, ठीक है, तो इसमें एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, मतलब प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर गेट डिक्रीज। तो जब भी किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यहां पर भी लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा। अब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर लेस है, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है और एयर जो है इस सारे रास्ते से होती हुई कहाँ तक आ जाएगी, लास्ट में एल्वियोली तक आ जाएगी। रास्ता आपको पता ही है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, उसके बाद कहाँ पर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, इस सारे रास्ते से होती हुई लास्ट में कहाँ तक आएगी, एल्वियोली तक आएगी। तो ये सारी के सारी इनहेलेशन की प्रोसेस है। इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करेंगे। अब अपना फोकस हम फ्लो चार्ट पे करेंगे, ठीक है। इसमें पहला स्टेप क्या हुआ था, द चेस्ट मसल्स। मैंने बताया चेस्ट मसल्स दो टाइप की होती है, फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से डायाफ्राम बिकम फ्लैट, डायाफ्राम फ्लैट हो गया। डायाफ्राम के फ्लैट होने से साइज ऑफ चेस्ट कैविटी गेट इंक्रीज। चेस्ट कैविटी का एक और नाम थोरेसिक कैविटी, उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज होने से क्या हुआ, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने बताया जब भी जो वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का तो उसके अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एयर रशेज इनसाइड, एयर तेजी के साथ अंदर घुसेगी। इसमें हम मूव वर्ड यूज नहीं करेंगे, रशेज इनसाइड, तेजी के साथ अंदर जाएगी। किस रास्ते से जाएगी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। तो ये फ्लो चार्ट है जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप हो रहा है। तो ये इनहेलेशन की प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिच एयर या फ्रेश एयर। अब इसकी अपोजिट वाली प्रोसेस को हम पढ़ेंगे जिसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। अब जो है हम देखेंगे कि एक्सहेलेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है। इनहेलेशन से बिल्कुल अपोजिट। सबसे पहले चेस्ट मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होते ही जो डायफ्राम है इट इज पुश्ड अपवर्ड। डायफ्राम कहाँ जाएगा, एकदम अपवर्ड जाएगा एंड इट बिकम कर्व्ड इन शेप। यहाँ पर पहले डायफ्राम कैसा था, फ्लैट, अब ये कर्व्ड हो जाएगा। ध्यान से देखना किस तरह से।
ए इस तरह से, ये डायफ्राम कैसा हो गया, कर्व्ड ऐसे। और जैसे डायफ्राम कर्व्ड होगा लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी गेट डिक्रीज। आप देख रहे हो चेस्ट कैविटी का साइज कम हो गया और लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। लंग्स इस तरह से हो जाएंगे, अब इनका वॉल्यूम कम हो गया। और मैंने बताया था जब भी वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा है, मोर। बाहर एयर का प्रेशर कम है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। और अब एयर जो है एल्वियोली, एल्वियोली से होकर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स और नेसल कैविटी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो इस तरह से एक्सहेलेशन होता है जिसमें हमारी जो रिब मसल्स हैं, जो चेस्ट मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं। आपने महसूस भी किया होगा जब भी हम सांस छोड़ते हैं हमें हमेशा रिलैक्सेशन फील होता है, क्योंकि उस केस में हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं। ठीक है, जब भी मसल रिलैक्स हुई डायफ्राम बिकम कर्व्ड। डायफ्राम के कर्व्ड होने से क्या हुआ, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी गेट डिक्रीज, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज होने से लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया एंड एयर रशेज आउटसाइड। ठीक है, अब इसी को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे जिस तरह से हमने इनहेलेशन के फ्लो चार्ट को समझा था। अब हम एक्सहेलेशन के प्रोसेस को फ्लो चार्ट के मीडियम से समझेंगे। सबसे पहला स्टेप, चेस्ट मसल्स या रिब मसल्स जो हैं, जो कि दो टाइप की होती है, फ्रेनिक मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स कैसी हो जाएंगी, रिलैक्स। डायफ्राम बिकम कर्व्ड या डोम शेप लिख सकते हैं इसको, कर्व्ड या डोम शेप हो जाएगा। साइज ऑफ चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी गेट डिक्रीज। चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटीज में लंग्स प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम या साइज कम हो जाएगा। लंग्स का भी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड एयर रशेज आउटसाइड, एयर तेजी के साथ बाहर निकलेगी। एल्वियोली, एल्वियोली से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नेसल कैविटी से होती हुई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से बाहर निकलेगी। तो ये सारी की सारी एक्सहेलेशन की प्रोसेस है। तो इस तरह से आपने एक मेन टॉपिक किया इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप इसको याद रखेंगे, याद करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कहानी की फॉर्म में, सीक्वेंस की फॉर्म में इसको याद करें। तो इस तरह से हमने आज ब्रीथिंग का टॉपिक किया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें बताने की कोशिश की है इसमें। एक दो डेफिनेशंस वगैरह रह गई हैं, कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के रह गए हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। लेकिन उससे पहले आप जो है इन सारे टॉपिक्स को लर्न जरूर कर लें, साथ के साथ लर्न करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा फोकस एग्जाम पॉइंट ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर होगा। कुछ नए बच्चों का फ़ोन आया था, जुड़े थे वो, और उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपके पास ये वीडियो पहुँच पाएगी। और मेरा जो नंबर है वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करें, ताकि आपके पास मैसेज, नोट्स, असाइनमेंट वो टाइम टू टाइम पहुँच सके। थैंक यू।